कहाँ गया वो, ये रहा। ठीक है, तो हमने स्टमक के बारे में पढ़ा था ना, स्टमक हमें पढ़ना था। यस सर। स्क्रीन सबको विजिबल है भाई? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है कहीं पे? नो सर। ठीक ठीक ठीक। चलिए देखें, तो स्टमक में हमको क्या पढ़ना है? स्टमक, ठीक, स्टमक की अगर हम बात करें तो स्टमक में हमने कल कहा था स्टमक में क्या क्या आ जाता है। स्टमक में क्या होता है बताएं। स्टमक में देखिए क्या होता है कि जब फूड हमारा स्टमक में एंटर होता है तो क्या होता है उस टाइम पे हमारे स्टमक से तीन चीजें सिक्रीट होती हैं। स्टमक में तीन सिक्रीशंस डेवलप होते हैं। क्या क्या है वो तीन सिक्रीशंस, बता सकते हैं कोई? सर HCl। सर ये पेप्सिन म्यूकस। गुड, वेरी गुड। HCl, म्यूकस, पेप्सिन। म्यूकस, और भाई राइटिंग पे कोई कमेंट मत करना भाई, क्योंकि इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं इसका प्रिंट आपका। और क्या आपका? पेप्सिन। पेप्सिन किसने बताया पेप्सिन भाई? सर मैंने। हाँ मैंने, नाम बताया भाई मैंने। मुस्कान। मुस्कान। ठीक है भाई मुस्कान, तो आपने ये गलत बताया है। कोई कह सकता है सही क्या है? कोई बता सकता है? सॉरी, लिपेस, लाइपेस, लाइपेस नहीं, नहीं नहीं, सही क्या है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स नहीं, वो भी गलत है। लाइसोजाइम सर। सब गलत, सब गलत। देखें भाई क्या सिक्रीट होता है? पेप्सिनोजेन। वेरी गुड, पेप्सिनोजन। ये किसने बताया पेप्सिनोजन? ताहिरा। तायरा, गुड। ठीक, तो स्टमक में क्या सिक्रीशंस होते हैं? HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजन। क्लियर है भाई? HCl, म्यूकस एंड पेप्सिनोजन। अब मैंने ये गलत क्यों बताया? जो पेप्सिन था वो मैंने गलत क्यों बताया, बताएं भाई। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव होता है और HCl की वजह से वो एक्टिव होता है। एग्जैक्ट, पेप्सिन में एक्टिव होता एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही बताया। लाइबा, लाइबा ने बताया, किसने बताया? है। जी सर मैंने बताया। गुड, ताहिरा। तायरा ने बताया, ठीक। ठीक है, तो देखें क्या होता है कि जो पेप्सिनोजन है वो क्या है? एक इनएक्टिव एंजाइम है। पेप्सिनोजन क्या होता है हमारा? एक इनएक्टिव एंजाइम होता है, ठीक है। और इनएक्टिव का क्या मतलब है कि ये किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो जब ये किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता है तो फिर होता क्या है इसका? होता क्या है इसका? पेप्सिनोजन कन्वर्ट किया जाता है। पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इनटू व्हाट? पेप्सिन। गुड, वेरी गुड, पेप्सिन। Pepsinogen is converted into pepsin and pepsin is an active enzyme. Pepsin is an active enzyme. तो पेप्सिन हमारा एक एक्टिव एंजाइम है, पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है। ओके, क्लियर है ये बात? बात समझ आ रही है? पेप्सिनोजन हमारा इनएक्टिव एंजाइम है और ये कन्वर्ट होता है किसमें? पेप्सिन में, जो कि क्या है? एक्टिव एंजाइम है। ठीक है भाई, काम क्या होता है इसका? काम क्या होता है? प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम। सॉरी, प्रोटीन डाइजेस्ट। हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। गुड, वेरी गुड, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। गुड, वेरी गुड। तो ये किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन्स का। किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन्स का। और प्रोटीन्स को ये कन्वर्ट करता है इनटू 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 व्हाट? पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स। पेप्टोन्स, ठीक है, प्रोटीन्स को ये कन्वर्ट करता है किसमें? पॉलीपेप्टाइड भी बोल सकते हैं ना। सॉरी, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं, पॉलीमर हो गया उसका एक। ठीक है, हम तो बेसिक यूनिट की बात कर रहे हैं ना। बेसिक यूनिट क्या है? पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स। ठीक है, ठीक है भी, बात समझ आ रही है? पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड एक ही चीज है। क्या डिफरेंस है? पॉलीपेप्टाइड का मतलब पेप्टाइड के बहुत सारे यूनिट्स, पॉलीपेप्टाइड हो गया। ठीक है भाई, सिंगल यूनिट क्या होता है? मोनोमर। और
आपने वही सिंगल यूनिट्स बार बार लगा दी तो फिर वो क्या बन जाएगा, पॉलीमर। तो ये वही चीज है पेप्टाइड, और उसमें पॉलीपेप्टाइड क्या होंगे, पेप्टाइड्स के और ज्यादा यूनिट्स। बात समझ आ रही भाई। अब यहाँ पे देखिए भाई, अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सबने पूरा साल बीत चुका है, काफी कुछ पढ़ रखा होगा इसके बारे में, तो मुझे सही सही आंसर दिएगा, ठीक। तो मुझे सही से इसके आंसर दिएगा। सो पेप्सिनोजन आपका एक इनएक्टिव एंजाइम है जो कि कन्वर्ट हो रहा है पेप्सिन में, जो कि एक एक्टिव एंजाइम है। और फंक्शन कौन करता है, पेप्सिनोजन या पेप्सिन? पेप्सिन। पेप्सिन फंक्शन करता है, ठीक है। पेप्सिनोजन तो फंक्शन ही नहीं करता क्योंकि वो इनएक्टिव है। पेप्सिन का फंक्शन होता है, और पेप्सिन का फंक्शन क्या है वो मैंने बता दिया, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो वो प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है इनटू पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, ये बताइए, मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, एंजाइम। एंजाइम क्या चीज है? एंजाइम क्या चीज है? व्हाट इज एंजाइम? जल्दी से आंसर आना चाहिए भाई। एंजाइम क्या चीज है? एंजाइम, व्हाट इज एंजाइम? व्हाट इज एंजाइम? सर बताएं। सर लिक्विड Catalyst. सब्सटेंस होता है सर एक ये। हाँ, लिक्विड सब्सटेंस होता है, चलिए ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपल कंपाउंड में हाँ, तोड़ कोई देता कुछ बता रहा है, आवाज कम आ रही है भाई, कौन है? आवाज कम आ रही थी भाई। हाँ सर बताएं। कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। हाँ बहुत अच्छा बताया रहा, इट इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है। या हम क्या कहते हैं एंजाइम को, सिंपल वर्ड्स में, इट इज अ बायो कैटलिस्ट। क्या कहते हैं हम एंजाइम को? इट इज अ बायो कैटलिस्ट। एंजाइम इज अ बायो कैटलिस्ट, इट इज अ बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट क्यों कहते हैं? अब सवाल ये है, बायो कैटलिस्ट क्यों कहते हैं? है। सर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपल कंपाउंड में तो बनाता है सर। नहीं, ये तो एक फंक्शन हो गया, मैं पूछ रहा हूं क्यों कहते हैं, बायो कैटलिस्ट क्यों कहते हैं? सर ये ये तो एंजाइम स्पीड का ऑफ फंक्शन है। तेज कर देता है, क्या कर देता है? रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देता है। एग्जैक्टली exactly. तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एंजाइम। कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कहा जाता है। बायो कैटलिस्ट क्यों कहा जाता है? सर बॉडी नेचुरल में बॉडी में पाया जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखो होता क्या है कि जितने भी कैटलिस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है, वो सब इनऑर्गेनिकली हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, ठीक है। बहुत सारी चीजें कैटलिस्ट की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस पड़े होंगे। कुछ जगहों पे आयरन को यूज करते हैं, जिंक को यूज करते हैं, लेड को यूज करते हैं, टिन को यूज करते हैं, अलग अलग तरीके के, हाइड्रोजन को यूज करते हैं, अलग अलग तरीके के कैटलिस्ट हैं। तो ये कैटलिस्ट क्या काम करते हैं? कैटलिस्ट का काम होता है, याद रखना हमेशा, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, कैटलिस्ट का काम होता है सिर्फ रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना। बात समझ आ रही भाई? रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने का काम होता है कैटलिस्ट का, ठीक है। रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता कैटलिस्ट। मैंने क्या बोला? रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। अब कुछ कंफ्यूजन सी क्रिएट हो रही होगी, भाई रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता तो फिर रेट कैसे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि कैटलिस्ट जो है आपका रिएक्शन में पहले जाता है, इन्वॉल्व उसका, उसमें एसोसिएशन होता है उसके कंपाउंड्स के साथ, और इस तरीके से उसका एसोसिएशन होता है कि जिसकी वजह से रेट आपका उसका रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा एक कंजर्वेशन लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग, जितना कैटलिस्ट हमारा इनिशियल हमारे पास था, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी हमारे पास उतना ही कैटलिस्ट बचता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, बस उसने जाके वहां पे रेट इंक्रीज कर दिया और फिर वो वापस हमें मिल गया। जितना अमाउंट इनिशियल था उतना ही फाइनल अमाउंट रहता है कैटलिस्ट का रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद। इसीलिए कैटलिस्ट हम कहते हैं कि वो इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ क्या करता है वो जाके उसका रेट इंक्रीज कर देता है। तो ये चीज क्लियर होगी, बात समझ में आ गई कैटलिस्ट का क्या काम होता है? रिस्पॉन्स नहीं भाई, बात समझ में आई नहीं है? यस सर। ठीक है, गुड। चलिए, तो एंजाइम की एक चीज हो गई, तो एक चीज मैंने ये क्लियर कर ली कि एंजाइम क्या होता है, ठीक है। अब दूसरा मेरा सवाल ये है कि अब ये बताएं कि चलिए पेप्सोनोजन की तो बात होगी कि पेप्सोनोजन क्या काम करता है और क्या क्या होता है, कैसे होता है। HCl और म्यूकस का क्या काम है? ये HCl जो है इसका क्या काम है, और ये म्यूकस इसका क्या काम है? सर म्यूकस सर इस म्यूकस। स्टमक में सर एक लेयर बनाता है ताकि हम्म, सर जब एसिडिक इडियम हो तो वो स्टमक को अल्सर ना हो स्टमक। ठीक है, चलिए अच्छा बताया। और HCl का क्या काम है? HCl सर सर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करती है।
बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज बताई। तो HCl क्या काम करता है? करता है। हाँ, गुड, वेरी गुड। सो पेप्सिनोजन जो हमारा एक इनएक्टिव एंजाइम है, ठीक है, ये एक्टिवेट होता है इनटू पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम, तो मैं यहाँ पे H+ कह दे रहा हूं, ठीक है। H+ का क्या मतलब है? एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो मैंने H+ लिख दिया यहाँ पे। तो एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में, ठीक है। लेकिन ये काम कब होगा? जब एसिडिक मीडियम हो। और वो एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि भाई ये बताओ, HCl कितने लोग वाकिफ हैं इस चीज से कि HCl होता क्या? HCl लैब में यूज किया हो? बस इतना बता दो कि HCl अच्छी चीज है, मतलब सेफ है या डेंजरस है? सर डेंजरस है। सर डेंजरस है। डेंजरस है। जब भाई चीज डेंजरस है तो आपके स्टमक में ये कैसे अवेलेबल है? सर बहुत लो अमाउंट में है सर। बहुत लो अमाउंट में? अरे भाई एक चीज बताओ कि जब ये एसिड है, ठीक है, ये लो अमाउंट में अगर तुम्हारे हाथ पे एसिड गिर जाए तो फिर ये पूरी खाल अड़ जाएगी, ठीक है। अगर कंसेंट्रेटेड HCl आपके हाथ पे गिर जाए तो पूरी खाल अड़ जाएगी हाथ की। तो अगर आपके स्टमक में, जो कि और डेलिकेट है, स्टमक भाई इनर जो भी आपके ऑर्गन है वो तो और ज्यादा डेलिकेट है, ठीक है। तो चाहे कम अमाउंट में ज्यादा अमाउंट में हो, तो उसके लिए भी डेंजरस ही, स्टमक के लिए भी। तो ये कैसे वहां पे प्रिजर्व्ड है? सर म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक को। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक को, लेकिन वो तो बात तब हुई ना जब ये सिक्रीट होता है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये सिक्रीट हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड होगा। बात समझी नहीं समझी भी? अगर ये सिक्रीट हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्टोर्ड होगा। तो जहां स्टोर्ड है तो वहां पे डैमेज क्यों नहीं हो रहा है? हमेशा थोड़ी ना म्यूकस होता है। या ये समझना है कि म्यूकस परमानेंटली प्रेजेंट होता है स्टमक की इनर वॉल में? बताएं भाई, बताएं भाई, जल्दी बताएं। सर म्यूकस ऑलवेज प्रेजेंट होता है स्टमक की वॉल में। अगर म्यूकस हट गया तो फिर हमारी जो स्टमक की लाइनिंग होगी उसको वो डैमेज हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। और कोई? सर जहाँ पे स्टोर होगा उसकी वॉल्स पहले से ही स्पेशलाइज्ड होंगी इसको स्टोर करने के लिए। एजुकेटेड गेस। नहीं भाई, ये भी नहीं होता, गलत है ये भी। गेस अच्छा था लेकिन। और भाई कोई और? कोई और? तो मतलब सबकी यही अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली, ठीक है। या तो जहां पे HCl स्टोर्ड होता है उसकी लाइनिंग में क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस प्रेजेंट होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि स्टमक में परमानेंटली म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो मैं कह सकता हूं कि इन जनरल सारे स्टूडेंट्स की यही थिंकिंग है। क्यों भाई, यही है क्या? किसी कोई कुछ और भी सोच रहा है? चलो भाई, मान लेते हैं सब ये सोच रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता। होता क्या है? होता क्या है कि भाई जैसे मैंने बताया HCl डेंजरस है। अगर HCl आपका प्रेजेंट होगा तो जाहिर सी बात है डैमेज होगी वॉल। जहां पे भी HCl स्टोर्ड होगा वो डैमेज हो जाएगा, वो ऑर्गन, वो ग्लैंड डैमेज हो जाएगा। तो HCl होता ही नहीं है हमारे स्टमक में, ठीक है। बात समझ रहे हो? HCl होता नहीं है हमारे स्टमक में। तो होता क्या है? हमारे स्टमक में HCl सिक्रीट नहीं होता भाई। हमारे स्टमक में सिक्रीट क्या होता है? हमारे स्टमक में अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं। हमारे स्टमक में, हमारे स्टमक में, यार इस वक्त क्यों आ रहे हो भाई? 8:47 हो रहा है, जल्दी आया करो। हमारे स्टमक में क्या है भाई? अरे, हमारे स्टमक में अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं भाई, ठीक है। हमारे स्टमक में अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं। और वो ग्लैंड्स क्या करते हैं? वो ग्लैंड्स क्या करते हैं? कुछ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? एक ग्लैंड होता है जो H+ सिक्रीट करता है, और एक ग्लैंड होता है जो Cl- सिक्रीट करता है। और ये H+ और Cl- स्टमक में जब आते हैं ये दोनों आइंस, तो ये कंबाइन करके क्या बना लेते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो हमारे स्टमक में हमेशा परमानेंटली HCl स्टोर्ड नहीं होता, ठीक है। और ना ही हमारे स्टमक में HCl सिक्रीट होता है। हमारे स्टमक में H+ आयन और Cl- आयन, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन सिक्रीट होते हैं, जो कंबाइन करके क्या बना लेते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए तब म्यूकस सिक्रीट होता है। तो म्यूकस भी परमानेंटली हमारे स्टमक में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। HCl जब डेवलप होने लगता है हमारे स्टमक में तब म्यूकस सिक्रीट होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई?
और Yes, sir. ये HCl जब आ जाता है, जब फॉर्म हो जाता है, तभी पेप्सिनोजन, क्योंकि पेप्सिनोजन सिक्रीट हो जाता है हमारे स्टमक में, लेकिन क्योंकि ये इनएक्टिव है इसलिए एक्टिवेट नहीं होता, कोई डाइजेशन नहीं होता। जब HCl क्रिएट हो जाता है तब पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, और फिर प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई इतनी? बात समझ में आ गई भाई इतनी? Yes, sir. चले भाई, तो Yes, sir. HCl का हमने काम देख लिया, पेप्सिनोजन का हमने काम देख लिया। क्या है? पेप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव एंजाइम जो कि कन्वर्ट होता है इनटू पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और ये क्या काम करता है? प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है। म्यूकस का हमें काम पता चल गया। म्यूकस क्या करता है? स्टमक की इनर लाइनिंग को, इनर वॉल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का क्या काम है? एक काम तो हमें पता चल गया, HCl का क्या काम है? वो पेप्टोन्स को, प्रोटीन्स को, पेप्टोन्स को, हाँ, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर कन्वर्टिंग पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। Yes. और क्या काम है इसका? और क्या काम है? प्रोटीन्स को, Kills the पेप्टोन्स, bacteria. पेप्टोन्स में। गुड, वेरी गुड। हमारे फूड में जो बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं उनको किल कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी इंफेक्शन अगर हमारे फूड के थ्रू आ गया है तो फिर वो किल हो जाता है। उसके बावजूद भी कोई इंफेक्शन अगर रह जाता है तो फिर उससे हमें हार्म होता है बाद में। ठीक है, तो इतनी बात हो गई, क्लियर है? अब आगे बढ़े। इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर, नो सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मैं क्लियर कर रहा हूं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्या? इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो इंटेस्टाइन में क्या है? दो तरीके के इंटेस्टाइन हैं, एक है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आप देखें, ठीक है, डायग्राम होगा, रुक जाइए मैं डायग्राम में दिखाता हूं। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें, यहां गौर करें कि यहां पे, ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर आ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर आ गया ये लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करते हैं। ठीक है, तो मैं बेसिकली इस लोकेशन की बात कर रहा हूं, मैं इस लोकेशन की बात कर रहा हूं। स्टमक यहां पे एंड हो गया। ठीक है, स्टमक के बाद ये लोकेशन जो होती है, ये जो लोकेशन है, ये क्या है? हमारा इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का हम कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट है। इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसी को हम क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। इसको हम क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। ठीक है, तो ये हमारा ड्यूडेनम है। सो ड्यूडेनम में क्या होता है कि यहाँ पे एक डक्ट होती है, यहाँ पे क्या होती है? एक डक्ट होती है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये एंटर हो रही है डक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये डक्ट एंटर हो रही है। यहाँ पे एक डक्ट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे एक डक्ट होती है। गुड, वेरी गुड। क्या नाम बताया? हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट। हाँ, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहां से आ रही होती है? ये एक तो आ रही होती है आपके लिवर से, और एक आ रही होती है आपके पैनक्रियास से। ये पैनक्रियास है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे आपका क्या है? ये लिवर है। ठीक है, इधर लिवर है और इधर आपका क्या है? पैनक्रियास है। तो पैनक्रियास से और लिवर से ये हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट आ रही होती है। और इस डक्ट के भी ऊपर देखिए एक और डक्ट है, इस डक्ट के भी ऊपर एक और डक्ट है यहाँ पे ये जो डक्ट, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? जिलियम। सॉरी, क्या बताया? क्या बताया भाई, बताएं। इलियम। नहीं 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 नहीं, वो तो इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, मैं ये डक्ट की बात पूछ रहा हूँ। ये जो डक्ट है, ये जो डक्ट है, ठीक है, कर्सर दिख रहा होगा शायद, ये जो डक्ट है इसको हम क्या कहते हैं? सीबीडी। सीबीडी कोई बता सकता है क्या है ये सीबीडी? सीबीडी क्या है ये, कोई बता सकता है? दिस इज कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट। ठीक, कॉमन बाइल डक्ट, सीबीडी। होता क्या है कि यहाँ पे ये दो डक्ट है,
ठीक है, ये एक इस पार्ट में कनेक्टेड है, एक इस पार्ट में कनेक्टेड है। तो हमारा लीवर जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है यहाँ से। ठीक है, ये इतना डिटेल में क्योंकि ये देख नहीं रहा होगा ऐसे, येलो ले लें, ओके मार कर ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो लीवर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो एक तो ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। तो एक इस पार्ट से ये डक्ट आ रही है और एक इस पार्ट से डक्ट आ रही है, और ये दोनों डक्ट जो है फिर एक कॉमन डक्ट फॉर्म कर रही हैं। इसी कॉमन डक्ट को हम क्या कहते हैं? सीबीडी, दैट इज कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, तो लिवर से बेसिकली क्या आता है? लिवर से क्या आता है? बाइल। ठीक है, लिवर से क्या आता है? बाइल जूस। लिवर से क्या आता है? लिवर से क्या आता है? बाइल जूस। बाइल जूस। ठीक है, और ये बाइल जूस फिर जाता है आपका गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर का उतना ज्यादा कोई ऐसा फंक्शन नहीं है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है? सिंपली जो आपका बाइल जूस है वो कंसंट्रेट होता है। ओके, कंसंट्रेट होके अगेन वो वापस आ जाता है आपके इंटेस्टाइन में और इस डक्ट में आ जाता है। और पैनक्रियास से क्या आता है? पैनक्रियास से क्या आता है? बाइल जूस। पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस। ठीक, तो लिवर से आता है बाइल जूस और पैनक्रियास से आता है पैनक्रियाटिक जूस, और ये दोनों थ्रू हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट फिर आपके एंटर होते हैं किसमें? डियोडेनम में। ठीक है, तो ये बात याद रखने की है, ये दोनों कहां पे एंटर होते हैं? ये डक्ट कहां पे एंटर होता है? ये कहां पे एंटर होता है? डियोडेनम में। ठीक है, ये डियोडेनम वाला पार्ट है। देन फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी इसके दो पार्ट होते हैं। डियोडेनम हो गया, उसके बाद जेजुनम होता है एक पार्ट, और उसके बाद क्या होता है? इलियम होता है। ठीक है, और ठीक है, तो चलिए इंटेस्टाइन का डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हमने बात करी थी कि आपके स्टमक में 3 सेक्रीशंस होते हैं, इसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या सेक्रीशंस होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में हाँ, प्रोटीन का पेप्टोन में कन्वर्ट होना। ना मैं सेक्रीशंस की बात पूछ रहा हूँ, क्या क्या सेक्रीशंस होते हैं? तो एक तो हमने देख लिया, एक तो सेक्रीशन हमारा क्या है? एक सेक्रीशन हमारा क्या है? बाइल जूस, जो कि कहां से आ रहा है? लिवर से। एक तो हो गया आपका बाइल जूस। ठीक है, उसके बाद क्या सेक्रीशन आ रहा है? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस। और उसके अलावा एक और तरीके का सेक्रीशन होता है, दैट इज इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ आप ये याद रख सकते हैं, इसमें 2 तरीके के जूसेस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट मतलब पॉपुलर हैं। ठीक है, एक होता है आपका सकस इंटेरिकस। गुड, ठीक है, सकस इंटेरिकस। ठीक है, सकस इंटेरिकस। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, बस इसके नाम इससे नाम से ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इंटेस्टाइनल जूस के। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका बाइल जूस और एक पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है भाई, तो बाइल जूस की अगर हम बात करें तो बाइल जूस में क्या होता है? बाइल जूस में क्या होता है? बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स होते हैं। और पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है? लाइपेस और ट्रिप्सिन। पैनक्रियाटिक लाइपेस। पैनक्रियाटिक लाइपेस और ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन और पैनक्रियाटिक एमाइलेज। पैनक्रियाटिक एमाइलेज। गुड, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, और इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि और भी एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, बट वो आपके लेवल पे नहीं है, वो हायर लेवल पे आएंगे। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक लाइपेज, ट्रिप्सिनोजेन और पैनक्रियाटिक अमाइलेज, तो ये 3 चीजें होती हैं जो सिक्रीट होती हैं पैनक्रियाटिक जूस में। ठीक है, अब हम इन तीनों चीजों को डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज तो आ गई हमारी पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, और एक पैनक्रियाटिक लाइपेज। देखो एक चीज बताएं, ये याद रखना कि कहीं पे भी अगर ये आ जाता है आपका, क्या नाम है, अमाइलेज,
कहीं पे भी अगर अमाइलेस आ जाता है, अमाइलेस एंजाइम जो है, अमाइलेस एंजाइम क्या करता है, किस चीज का डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का। और लाइपेस अगर कहीं पे आ जाता है तो याद रखना ये किस चीज का डाइजेशन करता है? सॉरी, किसका? लिपिड। हाँ, लिपिड। फैट। फैट्स या लिपिड्स। ठीक है, फैट्स कह सकते हैं, लिपिड्स कह सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? ठीक है, ग्लूकोस। ग्लूकोस। ठीक है, या हम कह सकते हैं शुगर, शुगर या स्टार्च। ठीक है, ग्लूकोज, शुगर या स्टार्च। ठीक है, ये सब क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म्स है। ठीक है, अलग अलग तरीके की शुगर्स होती हैं, अलग अलग तरीके के स्टार्च होते हैं। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनमें कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स के सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अमीनो एसिड और अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स में। ठीक है, हमारी बॉडी काफी सारे अमीनो एसिड से बनी हुई है, अमीनो एसिड्स। ठीक है, उसके बाद फैट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। हाँ, गुड। फैटी एसिड, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल। फैटी एसिड या ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई भाई? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी? बाइल सॉल्ट्स की और पैनक्रियाटिक जूस की बेसिकली। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं पैनक्रियाटिक जूस की। ठीक है, तो पहली चीज इसमें क्या थी? पैनक्रियाटिक लाइपेस। तो हमें पैनक्रियाटिक लाइपेस में तो कुछ पढ़ना नहीं है, पैनक्रियाटिक लाइपेस के बारे में पता है वो क्या करता है, किस चीज का डाइजेशन करता है? फैट्स का डाइजेशन करता है। पैनक्रियाटिक अमाइलेस आपका किस चीज का डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है। ठीक है, बात आ जाती है ट्रिप्सिनोजन की। ट्रिप्सिनोजन की, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन। सो ट्रिप्सिनोजन की अगर हम बात करें तो ट्रिप्सिनोजन भी क्या है? एक इनएक्टिव एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम है। और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन क्या है? एक एक्टिव एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है? एक एक्टिव एंजाइम है। और ट्रिप्सिन भी क्या काम करता है? क्या काम करता है ये? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है। गुड, वेरी गुड। प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है। ठीक है, और जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कि पेप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव एंजाइम और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। इसी तरीके से यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होता है इनटू ट्रिप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक में बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होता है, बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू, बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है इनटू ट्रिप्सिन। अब बात यह आ जाती है कि अब ये बताओ ये बेसिक मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है? एंट्रोकाइनेस ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। गुड, वेरी गुड। क्या बताया? एंट्रोकाइनेस ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। मुझे आयन बताओ, आयन बताओ, किस आयन की वजह से? OH हाँ? नेगेटिव। OH नेगेटिव? नहीं, नहीं। कौन सा आयन है? बताएं भाई। बताएं भाई। सर शायद बाइकार्बोनेट। हाँ, गुड, वेरी गुड। किसने बताया? ताहिरा। ताहिरा। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन। गुड, ताहिरा बताएं भाई फॉर्मूला क्या होता है बाइकार्बोनेट आयन का? HCO3। हाँ, गुड, वेरी गुड। HCO3, HCO3। ठीक है, माइनस। और किसी को ना याद रहे तो ये याद रख सकते हैं, ये इसका पूरा कंपाउंड क्या होता है? H2CO3, H2CO3। ठीक है, तो इसमें से एक H हटा दे तो फिर ये आयन बन जाता है। ठीक है, एक H हटा दो इसमें से तो ये HCO3
आयन बन जाता है। तो यही क्या कहलाता है, बाइकार्बोनेट आयन। और ये H2CO3 पूरा क्या होता है, कार्बोनेट आयन। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन की बात होगी कि बाइकार्बोनेट के प्रेजेंस में ये बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है और ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ट्रिप्सिन में, जिसकी वजह से प्रोटीन्स का डाइजेशन हो जाता है। पैनक्रियाटिक लाइपेज फैट्स का डाइजेशन कर देता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कर देता है। अब क्या बचा, बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स का डिस्कशन कर लेते हैं। तो बाइल सॉल्ट्स बेसिकली क्या काम करते हैं, बाइल सॉल्ट्स बेसिकली क्या काम करते हैं, Emulsification of fats. हाँ क्या बताया, Emulsification of fats. वेरी गुड। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स क्या काम करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। किसने बताया, ताहिरा? Yes, sir. बताएं भाई ताहिरा कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स आपने बताया, ये क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स आपने बताया क्या होता है, बताएं। Breakdown of larger fat droplets into smaller ones by decreasing the surface area. पक्का यही होता है? Yes, sir. शायद. Yes, sir. Confirm है. Sir, Confirm है भाई। breakdown of fat into small fat globules. ठीक है, देखें भाई क्या होता है, इमल्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है, इमल्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है, खुद में इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस का क्या मतलब होता है। देखें, ये तो सबने देखा होगा कि ऑयल और वाटर मिक्स हो सकता है क्या? नो सर। अगर मेरे पास यहाँ पे वाटर है और मैं इसके ऊपर ऑयल और डाल दूं इसमें, तो क्या वो दोनों मिक्स होंगे? नो सर। नहीं, ऑयल की एक और लेयर जो है वाटर के ऊपर आ जाएगी। होगा नहीं होगा ऐसा? क्यों? क्योंकि ऑयल जो है वो लेस डेंस होता है वाटर से, वाटर ज्यादा डेंस होता है, तो ऑयल ऊपर आ जाएगा, वाटर नीचे रह जाएगा। तो ऑयल और वाटर दोनों क्या है, इमिसिबल लिक्विड्स हैं, तो ये कभी मिक्स नहीं होते। ठीक है भाई, लेकिन कई बार आपने देखा हो कि अगर आपने आपके हाथ अगर ऑयली हैं, ठीक है, कोई खाना खाया है, ऑयली हाथ हो गए हैं और जाके आपने उसको सोप से धो लिया, तो क्या होता है कि पूरा जो ऑयल है वो हाथ से हट जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? सर वो बेसिक मीडियम क्योंकि होता एसिडिक सोप का। नहीं नहीं नहीं, एसिडिक बेसिक मीडियम की बात नहीं है। एसिडिक बिहेवियर करता है। एसिडिक बिहेवियर करता है, नहीं, एसिडिक बेसिक मीडियम की बात नहीं है, बात कुछ और है। बताएं भाई क्या होता है। देखें होता क्या उस टाइम पे, उस टाइम पे होता क्या है कि हमारे हाथ में जो ऑयल है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सोप मॉलिक्यूल होते हैं, अगर ये ऑयल है, ठीक है, ये ऑयल का मॉलिक्यूल है, तो सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो इसको सराउंड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसको सराउंड कर लेते हैं, और इस तरीके से इसको सराउंड करके, ठीक है, होता क्या है कि इस तरीके से इसको सराउंड करके ये वाले जो इसके एंड्स होते हैं, ठीक है, ये वाले जो इसके एंड्स हैं, ये वाले जो एंड्स हैं इसके, ये वाले एंड्स, ये जो एंड्स होते हैं इनको हम कहते हैं हाइड्रो, बताएं भाई, हाइड्रोफिलिक एंड्स। ये वाले जो एंड्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड्स। हाइड्रोफिलिक एंड्स वो होते हैं जो वाटर की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, तो जब पानी बहता है तो ये वाले जितने एंड्स होते हैं, ये वाले जितने एंड्स होते हैं, ये पानी के साथ बह जाते हैं। तो होता क्या है कि ये वाले जो हैं ये हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं, ये पानी से दूर रहते हैं, तो ऑयल की तरफ रहते हैं, और ये वाले जो एंड्स होते हैं ये पानी की तरफ रहते हैं। तो ये पूरा मॉलिक्यूल जो है एज इट इज, ये एज इट इज पानी के साथ वॉश हो जाता है, तो इसलिए हमारे हाथ से ये रिमूव हो जाता है ऑयल। ठीक है, इसी तरीके से सेम तरीके का एक्शन होता है डिटर्जेंट का। ठीक है, सेम तरीके का एक्शन होता है किसका, डिटर्जेंट का। तो अगर आपके पास कभी ऐसा कोई सेटअप हो, ठीक है, या आप घर पे भी कर सकते हैं, या आपके पास कोई सेटअप हो, ऑयल और वाटर मिक्स कर दें, मिक्स होगा नहीं, ठीक है, ऑयल अलग लेयर बना लेगा, वाटर की अलग लेयर होगी, और इसमें आप थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दें,
इसमें आप थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दें, ठीक है, डिटर्जेंट आप इसमें डाल दें और फिर इसको मिक्स कर दें, तो देखेंगे आपके क्या होगा, इसमें क्या होगा कि ऑयल और वाटर जो है वो मिक्स हो जाएगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे और ऑयल और वाटर जो है वो मिक्स हो जाएगा। बात समझ में आई भाई? सर आपने सर हाइड्रोफिलिक और सर हाइड्रोफोबिक बताया था, वो दोबारा बता दिएगा। देखिए होता क्या है कि ये जो ऑयल का पार्टिकल है, ठीक है, ये चीज आएगी कार्बन कंपाउंड्स में, ठीक है, वहां पे भी ये चीज आएगी। तो ये जो ऑयल का पार्टिकल होता है, ठीक है, जो सोप का पार्टिकल होता है, वो कैसे फंक्शन करता है कि ऑयल की तरफ ये जो पार्टिकल्स हैं सोप के, इनको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब फोबिया, मतलब डर। तो ये पानी से दूर रहते हैं, हाइड्रो मतलब पानी, वाटर, तो पानी से दूर रहते हैं ये एंड्स, तो किसकी तरफ रहेंगे? ऑयल की तरफ। और ये वाले जो एंड्स हैं ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, तो ये वाटर की तरफ रहते हैं, ठीक है। तो ये जो वाटर की तरफ है और ये वाटर से दूर है, तो इससे होता क्या है कि ऑयल का पार्टिकल है वो एक तरीके का सोप के पार्टिकल ने ऑयल के पार्टिकल को कवर कर लिया है, तो एक पूरा मॉलिक्यूल बन गया है ये इस तरीके का। और इसी पूरे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? मिसील। मिसील। और ये पूरा मिसील जो है वाटर के साथ वॉश हो जाता है, इसीलिए यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के थ्रू जो है ऑयल या डर्ट पार्टिकल्स जो है हमारे हाथ से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था कि ये अगर आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कभी, कि अगर इस तरीके का ऑयल वाटर का कॉम्पोजिशन हो आपके पास, उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दें, तो क्या होगा, ऑयल और वाटर जो है वो मिक्स हो जाएगा, आपको इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, आपको इस तरीके का दिखेगा ऑयल और वाटर का मिक्सचर। तो ये क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। तो इसमें डिटर्जेंट क्या करता है कि ऑयल के पार्टिकल्स को कवर कर लेता है और फिर वो अंदर जो है सीप कर जाता है वाटर में, ठीक है। यही सेम काम कौन करते हैं? बाइल सॉल्ट्स। यही सेम काम कौन करते हैं? बाइल सॉल्ट्स। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो बाइल सॉल्ट्स क्या कहते हैं? बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, अभी बताता हूं। इमल्सिफिकेशन, बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं कि आपका जो फैट का मॉलिक्यूल है, ये अगर आपका कोई फैट का मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक बात सब लोग ये ध्यान में रख लें, एब्जॉर्प्शन में आएगी वो चीज, आगे बतानी है डाइजेशन के बाद, कि हर चीज का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, हर चीज का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट एब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है फैट्स का। फैट्स आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होते। बात समझ में आ रही है भाई? फैट्स आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि फैट्स जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फैट का मॉलिक्यूल आता है, तो इसके ऊपर क्या होता है कि एक कोटिंग की जाती है, एक कोटिंग की जाती है, किसकी? प्रोटीन की कोटिंग की जाती है, एक प्रोटीन की इसके ऊपर लेयर चढ़ाई जाती है, ठीक है, एक प्रोटीन की लेयर चढ़ाई जाती है फैट के मॉलिक्यूल के ऊपर, तो इसके ऊपर एक कवरिंग बन जाती है, और प्रोटीन की लेयर इसके ऊपर कवर करने के बाद ये जो पूरा मॉलिक्यूल हमारा बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? टिश्यू। टिश्यू। क्या कहते हैं इसको? प्रोटीन की लेयर से कवर होने के बाद फैट मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? पेप्टोन्स। काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन सुना है पहले? नो सर। नो सर। काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन कहते हैं। सो फैट के ऊपर प्रोटीन की एक कोटिंग हो जाती है और इसी को फिर हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन। और फिर ये जो पूरा काइलोमाइक्रोन है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, इनटू इनटू व्हाट? किसमें एब्जॉर्प्शन होता है? बताओ भाई, किसमें एब्जॉर्प्शन होता है? जो फूड के पार्टिकल्स हैं उनका किसमें एब्जॉर्प्शन होता है? किस चीज में एब्जॉर्प्शन होता है? Large intestine. हाँ नहीं, मैं ऑर्गन नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ एब्जॉर्प्शन होता है किसमें? बताएं भाई। ब्लड वेसल्स में होता है ना भाई? क्यों भाई? Yes. ब्लड वेसल्स में होता है ना भाई? एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? बताएं भाई, ब्लड वेसल्स में होता है नहीं होता?
क्या हो गया भाई, साइलेंट हो गए सब? हाँ भाई, साइलेंट क्यों हो गए सब? सर माइटोकॉन्ड्रिया। अरे कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पकड़ के बैठ जाते हो यार, माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ चले गए इतनी जल्दी? मैं पूछ रहा हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फूड डाइजेस्ट हुआ है, तो अब एब्जॉर्ब होना है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड एब्जॉर्ब होके कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन। माशाल्लाह, ब्लड। ब्लड में जाता है ना भाई, और ब्लड किस में फ्लो कर रहा है? सेल्स में जाता है। हाँ, ब्लड किस में फ्लो कर रहा है? Veins। ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है ना ब्लड, यस सर। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि फूड हमारा एब्जॉर्ब कहाँ हुआ है? ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, यस सर। ठीक है भाई। मैं ये पूछ रहा हूँ, फैट हमारा एब्जॉर्ब हुआ है, तो फैट ये एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा? कहाँ स्टोमक जाएगा ये? मसल्स में। ब्लड वेसल्स बताया ना अभी, सर स्किन में। ये लो, ब्लड वेसल्स में। मैं ही आंसर बता रहा हूँ, मैं ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ब्लड वेसल्स में जाएगा ना भाई, ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होगा नहीं होगा? हाँ भाई, ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होगा नहीं होगा? यस सर। ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो आपका फैट का मॉलिक्यूल है वो ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब नहीं होता, वो किस में एब्जॉर्ब होता है? लिम्फ वेसल्स में एब्जॉर्ब होता है। किस में एब्जॉर्ब होता है भाई? लिम्फ वेसल्स में एब्जॉर्ब होता है। भाई बात समझ पा रहे हैं सब? क्यों भाई, मुझे लग रहा है डाउट हो रहा है किसी को, कोई बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बताओ भाई, हाँ ना, कुछ तो बताओ भाई, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस सर, आ रही। ठीक है, तो फैट का जो मॉलिक्यूल है हमारा वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है? लिम्फ वेसल में एब्जॉर्ब होता है। बाकी सारे फूड के कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड वेसल्स में, ठीक है, ब्लड में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन फैट जो है वो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता। फैट के ऊपर एक प्रोटीन की कोटिंग की जाती है और वो फिर काइलोमाइक्रॉन बन जाता है, और फिर पूरा का पूरा काइलोमाइक्रॉन का जो मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब होता है लिम्फ वेसल्स में। और लिम्फ वेसल्स में क्या फ्लो कर रहा होता है? ब्लड। सर लिम्फ होता है। लिम्फ फ्लो कर रहा होता है, गुड, वेरी गुड। तो लिम्फ वेसल्स में लिम्फ होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो फैट का मॉलिक्यूल है वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है? लिम्फ में एब्जॉर्ब होता है। सर फैट का लिम्फ क्या मॉलिक्यूल होता है, है? सॉरी, सर लिम्फ क्या होता है? लिम्फ क्या होता है? अभी लिम्फ पे आएंगे, ठीक है, अभी ट्रांसपोर्टेशन पे आएंगे, लिम्फ पे भी आएंगे, ठीक है, वहां पे ब्लड लिम्फ को दोनों को स्टडी करेंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई भाई? यस सर। ठीक है, गुड। उसके बाद क्या था? ठीक है, हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लिम्फ वेसल में भी एक इंपॉर्टेंट लिम्फ वेसल होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं हम? लैक्टियल। क्या नाम देते हैं? लैक्टियल, LACTEAL, लैक्टियल। तो ये एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है काइलोमाइक्रॉन का? लैक्टियल में होता है। लिम्फ वेसल, कौन सी लिम्फ वेसल? लैक्टियल में। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई भाई? यस सर। ठीक है, इसीलिए ये जो चीज हो रही है ना, ये जो चीज हो रही है, जिस तरीके से ये फैट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये बिल्कुल वही प्रोसेस है जिस तरीके से अभी मैंने बताया था यहाँ पे कि डिटर्जेंट्स क्या करते हैं? ऑयल और वाटर को मिक्स कर देते हैं। इसी तरीके से फैट को प्रोटीन की लेयर चढ़ा के इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसीलिए इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहते हैं, या हम कहते हैं कि बाइसॉल्ट्स क्या काम करते सर हैं? लिम्फ वेसल का क्या काम होता है? लिम्फ वेसल का काम वाम क्या होता है इसका हम स्टडी करेंगे अभी जब हम आएंगे ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, वहां पे ब्लड भी आएगा, लिम्फ भी आएगा, दोनों को स्टडी करेंगे वहां पे, ठीक है, ठीक है भाई। अभी थोड़ा सा ऑर्डर से चलते हैं। अभी यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है कि कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? लिम्फ वेसल में एब्जॉर्ब होता है। कौन सी लिम्फ वेसल है? लैक्टियल है। हमने इतना पढ़ लिया अभी, क्लियर है भाई? अब इसके फंक्शंस वगैरह आगे स्टडी करेंगे। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है, मैं क्या बता रहा था? हाँ, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो हम देख रहे हैं कि बाइल सॉल्ट्स जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल वही तरीका है जिस तरीके से डिटर्जेंट काम करता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? ये क्या है? बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं? क्या परफॉर्म करते हैं? डिटर्जेंट एक्शन, डिटर्जेंट एक्शन, डिटर्जेंट एक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट्स।
ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, डिटर्जेंट एक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट्स, क्योंकि बिल्कुल ये डिटर्जेंट की तरह काम कर रहे हैं, जैसे डिटर्जेंट काम करता है। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई हमारी बाइल की और बाइल जूस की और पैनक्रियाटिक जूस की। ठीक है, सकस इंटेरिकस वगैरह यहाँ पे सब क्लियर हो गया। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भी जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, वो किस में चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में फर्दर क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है भाई, वाटर एब्जॉर्प्शन। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है फर्दर, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे एक्सेस वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, एक्सेस वाटर उससे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है थ्रू एनस। ठीक, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है थ्रू एनस। ठीक है भाई, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया इसका। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है भाई। अच्छा, एक और चीज इसमें रह गई थी, क्या थी कि ठीक है चलो, कोई चीज रह गई, अभी याद नहीं आ रहा, अभी आगे बात आएगी तो उसको देख लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये हो गया, हमारा न्यूट्रिशन में डिस्कस कर लिया। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, रेस्पिरेशन आ गया। रेस्पिरेशन से पहले हम जरा सी बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, एब्जॉर्प्शन था, एब्जॉर्प्शन की बात करनी थी। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, किस तरीके से होता है एब्जॉर्प्शन? तो डाइजेशन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, डाइजेशन में कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? डाइजेशन में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? सर लिम्फ वेसल्स एक बार और बता दिए। लिम्फ वेसल देखो क्या होता है, ये पूरा एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इसको पूरे को हम स्टडी करेंगे जब अभी हम सर्कुलेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें स्टडी कर लेंगे, वहां पे मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि कुछ वेसल्स होती हैं, जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं वैसे ही लिम्फ की वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है, लिम्फ वेसल्स में लिम्फ फ्लो करता है। तो जो फैट मॉलिक्यूल होता है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, लिम्फ वेसल्स में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब नहीं होता। और कौन सी लिम्फ वेसल में एब्जॉर्ब होता है, उसका स्पेशल नाम क्या है, लैक्टियल। ठीक है, क्लियर भाई? ठीक है, एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ लिया था कि एब्जॉर्प्शन कहीं कहीं होता है, माउथ में भी एब्जॉर्प्शन होता है, स्टमक में भी एब्जॉर्प्शन होता है। मेजर एब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ होता है पूरी बॉडी का, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो मेजरली हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है भाई, कोई बता सकता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्टमक में। गुड, सर वेरी गुड। किडनी में। स्टमक में होता है। ठीक है, ज्यादातर जगहों पे स्टमक में होता है। ठीक है, मतलब मेजर जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का वो स्टमक में होता है। ठीक है, और एक और चीज होती है अल्कोहल का, कोई बता सकता है अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्टमक। स्टमक में। गुड, ठीक है, अल्कोहल का भी एब्जॉर्प्शन जो है स्टमक में होता है। बस एक ये फैक्चुअल चीज है, हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए तो पूछ ले। ठीक है, तो ये बात होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उस पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, विलाई। विलाई। गुड, ठीक है, तो ये इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। ठीक है, विलाई का क्या काम होता है, विलाई का क्या काम होता है? सरफेस एरिया। Increases the absorbed surface area. गुड, वेरी गुड। जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया अवेलेबल होता है, ये इस तरीके से कॉइल्ड होके ये क्या कर लेते हैं, हमारा एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और विलाई जो है रिचली सप्लाइड होते हैं किससे, ब्लड वेसल से। ठीक है, तो यहाँ पे रिच सप्लाई होती है इसके नीचे ब्लड वेसल्स की। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे कोई फूड एब्जॉर्ब होता है, जैसे यहाँ पे कोई अगर फैट मॉलिक्यूल है तो इसके ऊपर काइलोमैक्रोन की लेयर आएगी, प्रोटीन की लेयर आएगी, ये काइलोमैक्रोन हो जाएगा और फिर ये डायरेक्टली इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा लैक्टियल में। ठीक है, लैक्टियल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और कोई और फूड पार्टिकल है तो फिर वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड वेसल्स में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट है? हाँ बताओ। जो है ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब नहीं होता।
ब्लड वेसल में क्या? फैट एब्जॉर्ब नहीं हो सकता ब्लड वेसल में। फैट जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ठीक है, इसीलिए फैट के ऊपर जो है प्रोटीन की कोटिंग की जाती है, ठीक है, ताकि वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और फिर वो एब्जॉर्ब किस में किया जाता है? लिम्फ वेसल में किया जाता है एब्जॉर्ब। ठीक है भाई, ठीक है, यस। चलिए, तो ये हो गई बात एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद होगा क्या, अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा? Assimilation. ठीक है, एसिमिलेशन की बारी आ जाती है। अब एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना सर। ट्रांसपोर्ट कैरी ब्लड कैरी मतलब एब्जॉर्ब्ड फूड के डिफरेंट पार्ट्स में जाना। गुड, वेरी गुड। जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया है उसके जरिए उसको ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी रिलीज करना है, यही क्या है? एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन जो है वो किस प्रोसेस के जरिए होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, गुड, वेरी गुड, रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो देखो क्या है, एक साइंटिस्ट था कार्टर, एक साइंटिस्ट था कार्टर, तो उसने ये क्लासिफिकेशन किया था कि रेस्पिरेशन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। रेस्पिरेशन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, और एक होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इन तीनों की हम बात करते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? जिसमें हमारे क्या है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं और जो हमारे बॉडी में ऑर्गन है, उनके बीच में क्या होता है? एक गैसियस एक्सचेंज होता है, उनके बीच में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को ही हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग, ब्रीदिंग। या फिर एक और नाम है, कोई बता सकता है? एक और नाम है, कोई बता सकता है? इनहेलेशन। हाँ, क्या बताया? वेंटिलेशन। वेंटिलेशन, गुड, वेरी गुड। इसी को ही हम क्या कहते हैं? वेंटिलेशन, ठीक है, वेंटिलेशन। उसके बाद एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारा ऑर्गन है, ठीक है, जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है वो, ठीक है, और जो हमारा सर्कुलेटरी फ्लूइड है, ठीक है, उसके थ्रू सर्कुलेशन होता है, ठीक है, उसके थ्रू सर्कुलेशन होता है। कहां तक? सेल्स तक, सेल्स तक, ठीक है। तो ये जो पूरा कनेक्शन होता है, ठीक है, ये जो पूरा इंटरकनेक्शन होता है, यही हमारा क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन। जो बॉडी में गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, सिंपली हम उसको कह सकते हैं वो क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, या फिर हम ये कह सकते हैं ये वो पार्ट है जहां पे क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है? जो सेल्स में गैसेस आई हैं उनको यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। दिस इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक। तो कार्टर ने कहा था कि ये 3 तरीके के रेस्पिरेशंस होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक। इसके बाद भी 2 और तरीके की कैटेगरीज बनाई गई हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है। एरोबिक एंड अनारोबिक। गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो 2 और तरीके की कैटेगरीज या 2 और टाइप्स के रेस्पिरेशन है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? वो रेस्पिरेशन जिसमें क्या हो, जो क्या हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, वो क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना हो, वही क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। या फिर हम ये कह सकते हैं जो लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो, सफिशिएंट सप्लाई ना हो, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हो, वो भी क्या है? हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? यस। ठीक है,
इसके बाद देखो क्या होता है कि ये तो हमारी बात हो गई, ठीक है, रेस्पिरेशन की। अब हम जरा बात कर लें पाथवे की, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो पाथवे होता है, ठीक है, जो पाथवे है रेस्पिरेशन का, वो क्या है? सबसे पहले क्या होता है? नोस्ट्रिल। सबसे पहले क्या होता है? नोस्ट्रिल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? नेजल पैसेज। नोस्ट्रिल के बाद क्या होता है? नेजल पैसेज, ठीक है, नेजल पैसेज, जो कि कनेक्टेड होता है आपके यहाँ नोस्ट्रिल से लेके एक जो हमारे माउथ में, ठीक है, माउथ से और नोस्ट्रिल से ये जो है यहाँ पे क्या होता है? एक इंटरकनेक्शन होता है। और वही इंटरकनेक्शन क्या है? वही इंटरकनेक्शन क्या है? फेरिंग्स। वही इंटरकनेक्शन क्या है? फेरिंग्स, ठीक है भाई। कुछ लोगों को आइडिया भी होगा, ठीक है, कुछ लोगों को आइडिया भी होगा, वो नाक बंद करके भी सांस ले लेते हैं। क्यों भाई? तो कुछ लोगों को आइडिया होगा कि वो नाक बंद करके सांस ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि दोनों का पाथ जो है वो सेम है, ठीक है, और वो क्या है? फेरिंग्स है, ठीक। तो फेरिंग्स के बाद क्या आता है? फेरिंग्स के बाद क्या आता है? लैरिंक्स। लैरिंग्स, गुड, ठीक है। फेरिंग्स के बाद क्या आता है? लैरिंग्स आता है, ठीक है, जो कि क्या है? ट्रैकिया का इनिशियल पार्ट है। ट्रैकिया का इनिशियल पार्ट है, ठीक है। और ट्रैकिया फिर फर्दर डिवाइड होता है किसमें? ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई होता है, ठीक है, ब्रोंकस होता है वो, शायद ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकस। ब्रोंकाई। ब्रोंकाई है, डायग्राम होगा। ठीक है, ब्रोंकस है ये, ब्रोंकस है, ठीक है, ब्रोंकस है। ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या है? ट्रैकिया के बाद हमारा ब्रोंकस आ जाएगा, ब्रोंकस, ठीक है। और ब्रोंकस के बाद हमारा क्या है? ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और ब्रोंक्यूल्स जो होता है हमारा, वो फर्दर डिवाइडेड होता है किसमें? एल्वियोलाई। वो तो एंड में। ब्रोंक्यूल्स हमारे फर्दर डिवाइडेड होते हैं किसमें? प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल एंड टर्जरी ब्रोंक्यूल, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल और टर्जरी ब्रोंक्यूल, ठीक। सर एल्वियोलाई भी तो आ रहे हैं, भी आ रहे हैं, विलय पे भी आ रहे हैं, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स के बाद फिर हमारा क्या आ जाता है? ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आ जाता है? एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट, ठीक। एल्वियोलर डक्ट के बाद क्या आ जाता है फिर? एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक। और लास्ट में हमारे पास क्या आता है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, ठीक है। लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है? एल्वियोलाई। क्लियर है भाई? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई भाई? Yes, sir. ये जो पूरा पार्ट है यहां से लेके यहां तक, इसी को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन जोन। कंडक्शन जोन। और यहां से लेके एल्वियोलाई तक जो पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? एक्सचेंज जोन। एक्सचेंज जोन, ठीक। कंडक्शन जोन और एक्सचेंज जोन, अब ये दोनों क्या चीजें होती हैं भाई? ये कंडक्शन जोन क्या है? सिंपली हमारा जो ब्रीदिंग का पार्ट है वो पूरा कंडक्शन जोन में होता है। जो ब्रीदिंग हम सिंपली कर रहे हैं, फिजिकल ब्रीदिंग जो हम कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है? कंडक्शन जोन में हो रहा होता है। और जो हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो पार्ट होता है वो हमारा कहाँ हो रहा होता है? एक्सचेंज जोन में हो रहा होता है, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है भाई? बात Yes, समझ में आ sir. रही है भाई? ये सुनना बोले, ठीक है। नोस्ट्रिल की बात अगर हम करें तो देखें भाई, नोस्ट्रिल या नेजल पैसेज जो है हमारा, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है कि हम
क्योंकि हम नोज के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, इसलिए कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह एंटर ना हो, इसलिए नोस्ट्रिल में क्या मौजूद होते हैं, क्या मौजूद होता है, सीलिया, स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी नोज में, दैट आर कॉल्ड सीलिया। ठीक, और सीलिया के अलावा भी एक और प्रोटेक्टिव मेजर हमको दिया हुआ है, दैट इज म्यूकस। तुम्हारी नोज में सीलिया भी होता है और म्यूकस भी होता है। तो इन दोनों से हमको प्रोटेक्शन मिलता है, किस चीज से, किस चीज से, डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल से। ठीक है, तो हमारे नोज में कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह एंटर ना हो, ठीक है, इसलिए ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसी से हम देख सकते हैं कि टिश्यूज में भी ये चीज पड़ी होगी, ठीक है, कि अगर कोई टिश्यू है तो उसमें अगर सीलिया प्रेजेंट है तो फिर वो क्या हो जाएगा, सीलिएटेड टिश्यू। ठीक है, और हमारे नोज में सीलिएटेड टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेजल पैसेज है। नेजल पैसेज पूरा आपका कनेक्टेड होता है किससे, फेरिंग्स से। ठीक है, फेरिंग्स क्या है, मैंने बता दिया, इंटरकनेक्शन है दोनों, जो हमारा बक्कल कैविटी है और जो नेजल पैसेज है, दोनों का एक इंटरकनेक्शन होता है, क्या, फेरिंग्स। और उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स ही वो पार्ट है जिसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स, या एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल। ठीक है, ये वही पोर्शन है जहां से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और इससे ज्यादा डेप्थ में इसको स्टडी नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया के बारे में खास बात क्या याद रखनी है कि ट्रैकिया में क्या होता है, ट्रैकिया में क्या होता है, ट्रैकिया में सी शेप्ड रिंग्स होती हैं, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इनका क्या काम होता है और ये क्यों प्रेजेंट होती हैं, कोई बता सकता है? डाइजेस्ट करने के लिए कोलैप्सिंग से बचाने के लिए। गुड, वेरी गुड। किसने बताया भाई, किसने बताया भाई, बताएं भाई, कोलैप्सन से बचाने के लिए। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, सी शेप्ड रिंग्स, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं ट्रैकिया में, क्यों, ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए। अब ये कोलैप्सिंग वाली बात क्यों आ गई, कोलैप्स क्यों हो सकता है, कोई बता सकता है? ट्रैकिया कोलैप्स क्यों होगा, और अगर ट्रैकिया कोलैप्स हो सकता है तो फिर कोई और चीज कोलैप्स क्यों नहीं हो सकती, स्टमक में क्यों नहीं होता, बताएं भाई। क्योंकि सर वो बहुत नैरो होता है। अच्छा, ईसोफेगस में क्यों नहीं होता? ईसोफेगस में क्यों नहीं होता भाई? स्मूथ होता है थोड़ा। हाँ, मैंने वही पूछा, तो क्यों नहीं होता ईसोफेगस में, ट्रैकिया में क्यों होती हैं ये रिंग्स, ये कार्टिलेज वर्टिकली कंप्लीट होती हैं, डॉर्सली इनकम्प्लीट होती हैं। नहीं, वर्टिकली और डॉर्सली का तो यहाँ पे कोई मैंने डिस्कशन ही नहीं किया। मैं तो सिंपली ये चीज पूछ रहा हूं कि ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हैं ये क्यों प्रेजेंट होती हैं। बताएं भाई, भाई चीज पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। ठीक है, इस चीज इस तरीके से पढ़ें कि चीज जो है हमेशा आगे तक के याद रहे। बात समझ पाए? ठीक है, थोड़ा सा चीजों को समझ के पढ़ें तो अच्छे से याद रहेगी चीज। ठीक है, खाली चीज बुक से, किताब से पढ़ के इतने देर तक याद नहीं रहेगी। रीजन आपको पता होना चाहिए, अगर ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, और बहुत सिंपल सी रीजन, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा रीजन है। ट्रैकिया में देखिए क्या होता है, ट्रैकिया में लंग्स की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है, और इतना ज्यादा प्रेशर डेवलप होता है कि चांसेस होते हैं कि हमारा ट्रैकिया कोलैप्स हो ही जाएगा। तो ट्रैकिया कोलैप्स ना हो इसलिए सी शेप्ड वहां पे रिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है कि लंग्स की वजह से उसमें हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो उस हाई प्रेशर की वजह से वो कोलैप्स हो सकता है। ऐसा ही ईसोफेगस में थोड़ी होता है अभी, स्टमक कोई प्रेशर थोड़ी ना जनरेट कर रहा है जो वो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, ट्रैकिया को ही क्या कहते हैं, ट्रैकिया को ही क्या कहते हैं, विंड पाइप, विंड पाइप कहा जाता है।
विंड पाइप कहा जाता है। और फूड पाइप क्या होता है? फूड पाइप क्या होता है? इसोफेगस। ईसोफेगस को। ठीक है, ट्रैकिया के ऊपर, ट्रैकिया के ऊपर एक ट्रैकिया के ऊपर क्या होता है? एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्रेन ऑफ ट्रैकिया। एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या काम करता है? एपिग्लोटिस क्या काम करता है भाई? एपिग्लोटिस बताएं भाई, जल्दी बताएं, क्या काम करता है? सॉरी, Covering of glottis during swallowing of food on water. समझ में नहीं आया, दोबारा बताएं भाई, क्या बताया? सर जब हम लोग फूड और वाटर को इंटेक करते हैं तो उस टाइम वो कवर कर देता है ग्लॉटिस को। गुड, वेरी गुड। ठीक, तो एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो कि हमारे ट्रैकिया को और ईसोफेगस, ठीक है, दोनों को जो है बारी बारी कवर करता है। अगर हम एयर इनटेक कर रहे हैं तो फिर वो ईसोफेगस को ब्लॉक करेगा, और अगर हम फूड इनटेक कर रहे हैं तो फिर वो ट्रैकिया को ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो कुछ लोग स्टंट करते हैं, ठीक है, तो दोनों ही चीजें ब्लॉक ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो खैर ऐसा नहीं करना है, ठीक है, एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है, या तो खाना खा लो या फिर सांस ले लो, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं करनी होती। ठीक है, चलो ये बात हो गई। उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स वगैरह ये सब तो डिवीजन होती हैं। लास्ट में हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है वो क्या होता है? एल्वुलर सैक और एल्वुलाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? एल्वुलर सैक होता है। ठीक है, तो एल्वुलर सैक होता है, ठीक है, और एल्वुलर सैक में ही बहुत सारे एल्वुलाइज कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एल्वुलाइज कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस तरीके से बहुत सारे एल्वुलाइज कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, देखिए अगर डायग्राम प्रेजेंट हो, डायग्राम्स में इतना डेप्थ में नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये एक पूरा क्या है? ये सैक है, और इसमें क्या है? छोटे छोटे ये एल्वुलाइज हैं। ठीक है, ये एल्वुलाइज हैं। ठीक है, तो ये एल्वुलाई का स्ट्रक्चर है। ठीक, तो एल्वुलाइज में देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिख रहा होगा, एल्वुलाइज में अगर यहाँ पे गौर करें तो एल्वुलाइज जो है रिचली सप्लाइड होते हैं, किससे? ब्लड वेसल से। ठीक है, एल्वुलाइज रिचली सप्लाइड होते हैं, किससे? ब्लड वेसल से। और यहीं पे एल्वुलाइज में ही क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। जैसा अभी मैंने बताया, ये क्या है? एक्सचेंज जोन। तो सपोज ये एक एल्वुलाई है, ये सपोज एक क्या है? एल्वुलाई है। ठीक है, और ये कनेक्टेड है किससे? एक ब्लड वेसल से। ये किससे कनेक्टेड है? ब्लड वेसल से। ठीक है, तो क्या होगा कि जब हम एयर इनटेक कर रहे हैं, तो जब हम एयर इनटेक कर रहे हैं तो उस एयर में क्या होता है? उस एयर में क्या होता है? जो हमने एयर इनटेक की है उसमें क्या होता है? अदर गैसेस होती हैं। क्या होता है? सर ऑल टाइप की गैसेस होती हैं। सारी गैसेस होती हैं। ठीक है, एयर में सारी गैसेस आती हैं, क्योंकि हम एयर इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। हम ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर सकते, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में है ही नहीं। ठीक है, तो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, तो हम ऑक्सीजन खाली कैसे इनहेल कर सकते हैं? बाकी भी उसमें गैसेस होती हैं। ठीक है, तो जो हमने एयर इनहेल की है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो ब्लड यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो इस ब्लड में क्या होता है? इस ब्लड में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है। और क्योंकि ये कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है, इसकी वजह से यहाँ पे जो गैस आई है, ठीक है, इसमें कंपैरेटिवली जो ये ब्लड फ्लो कर रहा है, इस तरीके से ब्लड अगर फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से अगर ब्लड फ्लो कर रहा है, तो इस ब्लड में जो ये ब्लड फ्लो कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, और यहाँ पे कंपैरेटिवली ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये मूव करेगी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है, ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, ये ब्लड की और एल्वुलाई की इतनी थिन मेम्ब्रेन्स होती हैं कि ये ऑक्सीजन गैस को जो है क्रॉस करवा देती हैं। तो ऑक्सीजन गैस जो है वो एल्वुलाई से हमारे ब्लड में इस तरीके से आ जाती है। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, कैसे मूव हुई? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन थी हायर कंसंट्रेशन में, यहाँ ऑक्सीजन थी लोअर कंसंट्रेशन में, तो खाली ऑक्सीजन का ही मूवमेंट होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का ही मूवमेंट होगा, तो हमारे ब्लड में खाली ऑक्सीजन आएगी।
ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे क्या होगी, ये जो हमने एयर इनहेल की है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होगा। जो हमने एयर इनहेल की है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा। और यहाँ पे जो हमारा ब्लड है इसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हमारा CO2 जो है वो ब्लड में से निकल के एल्वेलाई में जाएगा। ब्लड में से निकल के CO2 एल्वेलाई में जाएगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में जाएगी तो फिर जब हम एक्सपायर करेंगे, एक्सपिरेशन एक्सहेलेशन जब करेंगे, तो उस टाइम पे जो गैस होगी जो हम एक्सपायर करेंगे उसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम क्यों कह देते हैं, क्योंकि जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं उसमें मेजर अमाउंट किसका है, ऑक्सीजन का, और जो हम एयर एक्सहेल कर रहे हैं उसमें मेजर अमाउंट किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। बात समझ में आ रही है भाई? कोई डाउट? नो। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि अब ये बताओ कि ऑक्सीजन जो मैंने यहाँ पे इनिशियल ये ले लिया, इनिशियल जो ये मैंने कंडीशन ली है कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है ब्लड में, ये मैंने कैसे ले लिया, ये मैंने कैसे ले लिया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रेस्पिरेशन बॉडी पार्ट कार्बन से डाइऑक्साइड फ्लो कर रहा है। हाँ गुड, किसने बताया? होता क्या है कि जो ब्लड हमारा यूज हो गया है, ठीक है, वो डीऑक्सीजनेटेड होके आ रहा है। जो ब्लड हमारा यूज हो चुका है वो डीऑक्सीजनेटेड होके आ रहा है, तो उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा होगा, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड पहले था, अब डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, तो उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो गया है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा हो गया है। क्योंकि जो ब्लड हमारे ऑर्गन से होता हुआ आ रहा है, सारे ऑर्गन्स ने वो ऑक्सीजन यूज कर ली है, अब उसमें ऑक्सीजन कम बची हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज्यादा है। ठीक है, इसलिए मैंने ये अजम्पशन यूज कर लिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ब्लड फ्लो करेगा एल्वेलाई से, ब्लड फ्लो करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा डेवलप हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी, तो ये वापस से ब्लड किसको दे दिया जाएगा, बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, ये वापस से ब्लड कहाँ चलाएगा, बॉडी पार्ट्स में। तो यही है वो प्रोसेस जिसके थ्रू क्या होता है कि हमारी ये लंग्स हैं, ये हमारी लंग्स हैं, ये हमारी लंग्स हैं, और ये क्या है, हमारा कोई बॉडी पार्ट है, ये हमारा कोई बॉडी पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारा कोई बॉडी पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, यार मैं नेट बोल रहा हूँ, अभी तो 10-15 आवाज मिनट कट है। गई, चुप हो जा। मेरी कटी, सर की कटी। कटी तो सर की है। क्या हुआ भाई अफनान, क्या बातें चल रही हैं? अफनान जिया, सब वॉइस लैग वॉइस लैग कर रही है, आवाज नहीं आ रही क्या? नो सर, हमें तो क्लियर आ रही है। अभी क्लियर आ रही है सर, अफरान का नेटवर्क में थोड़ा इशू होगा, आपकी गलती से अनम्यूट हो गया होगा। चलो भाई सुनो, ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे हम, कि ये हमारी लंग्स हैं और ये हमारा बॉडी पार्ट है। ठीक है, तो लंग से ब्लड फ्लो करेगा, बॉडी पार्ट्स में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इंटरकनेक्शन होता है किसका, यहाँ पे इंटरकनेक्शन होता है बहुत छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज का, ब्लड कैपिलरीज का। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं कनेक्टेड। कोई भी जंक्शन हो, कोई भी जंक्शन हो, तो वहां पे कोई भी जंक्शन हो जहां पे कोई बॉडी पार्ट हो, ठीक है, कोई बॉडी पार्ट हो, कुछ भी हो, तो उन जगहों पे क्या प्रेजेंट होती हैं, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ना तो वहां पे कोई वीन होगी ना आर्टरी होगी। जो जंक्शन होता है बॉडी पार्ट का ब्लड वेसल से या किसी और ऑर्गन का ब्लड वेसल से, तो वहां पे क्या प्रेजेंट होती हैं, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो लंग से जो ब्लड वेसल्स हैं, जो लंग से ब्लड ला रही हैं, वो कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और वो ब्लड कहाँ आ रहा है, बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, थ्रू कैपिलरीज। ये जो जंक्शन होता है यहाँ पे क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं। अगेन ये जो जंक्शन है यहाँ पे अगेन कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, और यहाँ से जो ब्लड पास आउट हो रहा है वो कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा
कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम होगा, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का अमाउंट ज्यादा होगा और O2 का अमाउंट कम होगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसका? गैसियस एक्सचेंज का। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई भाई? तो ये हो गया हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब हम आते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन पे। ठीक है, क्लियर कर दूं से? कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? बताएं भाई, क्लियर कर दूं? यस सर। चलिए भाई, नेक्स्ट हमारा क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो होता क्या है कि हमारे सेल में सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है हमारे सेल्स में। तो होता क्या है, हमारे जो फूड आया है वो क्या है? फूड जो आया है वो क्या है? ग्लूकोस। ग्लूकोस। और ग्लूकोस का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। गुड, वेरी गुड। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ग्लूकोज कन्वर्ट किया जाता है किसमें? ATP। पाइरुवेट। पाइरुवेट या बताओ भाई, पायरुविक एसिड। बताते क्यों नहीं हो भाई? पायरुविक एसिड। ठीक है, और ग्लूकोज को अगर ध्यान से देखो तो ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन का कंपाउंड है, C6 आ रहा है, तो ये 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। 2 पायरुवेट में और पायरुवेट जो है हमारा ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है 3C, और ये 6 कार्बन का कंपाउंड है तो ये 6C। ठीक है, और ये क्योंकि कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में तो इसके 2 कंपाउंड्स बनते हैं। गुड, वेरी गुड, किसी ने बताया। तो इसके 2 कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, सॉरी, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं इसके। और यही जो प्रोसेस है ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होने का, इसी को हम क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोलिसिस। गुड, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, लिसिस अगेन, ये शायद मैंने बात बताई थी, हाँ बात बताई थी कल। लिसिस अगेन क्या होता है? लाइसिस का क्या मतलब होता है? कट करना। ठीक है, तो ग्लूकोज को कट किया जा रहा है, पायरुवेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो एक ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद हमारा क्या है? ये जो पायरुवेट है ये 3 तरीके से कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो पहला तरीका अगर हम बात करें, अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है, अगर हम कहें सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ठीक है, और अगर हम कहें कि ऑक्सीजन का लैक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, रिच सप्लाई नहीं है ऑक्सीजन की, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो उसमें क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड और लैक्टिक एसिड और एनर्जी में, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। और अगर हम कहें कि O2 का सप्लाई ही नहीं है, O2 का सप्लाई ही नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथेनॉल, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। एनर्जी। ठीक, तो ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट, ठीक है, ये क्या है? हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये कहाँ होता है? सारे हायर ऑर्गेनिजम्स में जनरली होती है, मैमल्स वगैरह में ये सब एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, होता कहाँ पे है ये? होता कहाँ पे है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें होता है। ठीक है, और उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? लगभग 36 ATP हम कह देते हैं। ठीक है, 36 ATP। ठीक है, लगभग 36 ATP यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। ठीक है,
और इसी को ही एक और नाम दिया जाता है, यही जो प्रोसेस है इसी को एक और नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं इसको? क्रेब्स साइकिल। गुड, वेरी गुड, इसको क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल, क्रेब साइकिल, ठीक, क्रेब साइकिल। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, इनसफिशिएंट सप्लाई हो ऑक्सीजन की, तो वहां पे क्या होता है कि लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लगभग कितनी? 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है ये एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में काफी फास्ट होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कब होता है? जब हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, जब हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है तब ये प्रोसेस किया जाता है। ये कहां पे होता है? हमारे मसल्स में। ये कहां होता है? हमारी मसल्स में होता है। जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, रनिंग, जॉगिंग, हैवी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वहां पे ऐसा नहीं है कि, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन देखिए इसमें एनर्जी तो ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, बट ये एक स्लो प्रोसेस है, तो इसमें एनर्जी देर में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये एक प्रोसेस एक्स्ट्रा क्रिएट किया गया है कि जब हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए हो तो हम ये प्रोसेस के थ्रू एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट में क्या होता है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई ही ना हो, ठीक है। उस केस में क्या होता है कि ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये भी एनर्जी लगभग कितनी होती है? 2 ATP की एनर्जी होती है। ये भी लगभग कितनी होती है? 2 ATP की एनर्जी होती है, ठीक है। और इथेनॉल क्या है? एक फॉर्म ऑफ एल्कोहल है, फॉर्म ऑफ एल्कोहल है, ठीक है। ये प्रोसेस कहां होता है? ये प्रोसेस कहां होता है? ईस्ट में सर। यीस्ट में होता है, ठीक है, यीस्ट में होता है, यीस्ट में होता है, ठीक है। और ये दोनों ही प्रोसेसेस जो हैं, ये दोनों ही प्रोसेसेस जो हैं, ये दोनों क्या हैं? एनारोबिक। एनारोबिक प्रोसेसेस है। ये दोनों ही क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारा रेस्पिरेशन यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। इंटरनल, एक्सटर्नल और सेलुलर तीनों रेस्पिरेशन हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई भाई? यस सर। ठीक है, हमने रेस्पिरेशन कवर अप कर लिया है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, हाँ, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और देख लें, ठीक है। देखिए ब्रीदिंग के टाइम पे क्या होता है कि दो चीजें हो रही होती हैं, एक तो हम ब्रीद इन करते हैं और एक ब्रीद आउट करते हैं, ठीक है। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, दो चीजें हैं, ठीक है, हमारी लंग्स, ठीक है, या हम कह सकते हैं हमारा रिब केज, ठीक है। तो लंग्स कह दें हम, ठीक है, लंग्स और हमारा डायफ्राम, ठीक है। तो दो चीजें हैं, लंग्स और डायफ्राम। तो एक है लंग्स और एक क्या है? डायफ्राम, ठीक, डायफ्राम। तो जब हम ब्रीद इन करते हैं, जब हम ब्रीद इन करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी लंग्स जो हैं वो, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो इनहेलेशन के टाइम पे क्या होगा, हमारी लंग्स एक्सपैंड करेंगी, करेंगी नहीं करेंगी? यस सर। ठीक है। इनहेलेशन के टाइम पे देखो ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम दिख रहा है सबको? इनहेलेशन के टाइम पे क्या होगा, हमारी लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड करेंगी। ये लंग्स हैं, सपोज ये लंग्स हैं, ये क्या कर रही हैं? एक्सपैंड कर रही हैं। और ये जो है, ये जो थिन मेम्ब्रेन है, ये क्या है? डायफ्राम। तो ये देखो क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहा है, ठीक है, ये नीचे जा रहा है। तो ब्रीद इन के केस में क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम है वो क्या होता है? नीचे हो जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम में, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, डायफ्राम में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट्स, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक। और जब हम ब्रीद आउट करते हैं, ठीक है, ये वाला केस देखो, ब्रीद आउट, जब हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं, ब्रीद आउट, तो ब्रीद आउट के केस में क्या हो रहा है, हमारी लंग्स क्या हो रही हैं? हमारी लंग्स क्या हो रही हैं? ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। लंग्स पहले एक्सपैंड हो रही थी, अब कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो लंग्स, या हम कहते हैं कि हमारी जो कैविटी है पूरी, चेस्ट कैविटी, ठीक है, उसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, पहले वॉल्यूम इंक्रीज हुई थी, अब वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और डायफ्राम को अगर हम देखें तो डायफ्राम हमारा क्या हो जाता है? डायफ्राम हमारा क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है यहाँ पे, ठीक। डायफ्राम हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पे फ्लैट हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं, ठीक है, मूव्स अपवर्ड्स,
ठीक है, इट मूव्स अपवर्ड्स, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है इसमें, ठीक, क्लियर है, बात समझ आ रही है? तो ये हमारा मैकेनिज्म था ब्रीदिंग का, सिंपल सा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन को हम कल कवर अप कर लेंगे, बस इसमें से जो मेन चीज है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। सर डायफ्राम फ्लैटन कब होता है सर? डायफ्राम में देखो क्या होता है, दो चीजें होती हैं, ठीक है, जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इनहेलेशन के टाइम पे क्या होगा, डायफ्राम में क्या क्या चेंज आएगा डायफ्राम में? सर अपवर्ड जाएगा और सर कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो उसका शेप क्या होगा? फ्लैट। फ्लैट। शेप क्या होगा? हो जाएगा। फ्लैट हो जाएगा सर। डाउनवर्ड। अपवर्ड मूवमेंट तो आपका एक्सपायरेशन में होगा ना, डायग्राम का गया, अपवर्ड मूवमेंट जो है आपका क्या होगा, एक्सपायरेशन में होगा, ठीक है, देखो यहाँ पे ये आपका डायफ्राम इस तरीके से, ठीक, तो जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं, ठीक है, ब्रीद इन के टाइम पे क्या हो रहा है, जो हमारा डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ पुल हो रहा है, ठीक, और जब हम ब्रीद आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो डायफ्राम हमारा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, रिलैक्स स्टेट पे आ जाता है। अच्छा, ब्रीद इन और ब्रीद आउट में एक चीज बताओ कि इसमें दोनों में एनर्जी कौन से प्रोसेस में कंज्यूम होती है? इन। ठीक है, ब्रीद इन में इनहेलेशन के टाइम पे एनर्जी कंज्यूम होती है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव। और ये कैसा प्रोसेस है, ब्रीद आउट पैसिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस क्या होता है? सर जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो और जिसमें Required एनर्जी हो। नहीं रिक्वायर्ड हो। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस जिसमें एनर्जी का कंजम्पशन हो और पैसिव प्रोसेस जिसमें एनर्जी का कंजम्पशन ना हो, ठीक है। तो जब हम ब्रीद इन करते हैं तो एनर्जी लगाते हैं, ठीक है, तो हमारा डायफ्राम भी क्या होता है, नीचे कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसकी वजह से एयर अंदर सक होती है, ठीक। और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो हमारा डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाता है, वो ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जाके एक वो हम कह सकते हैं डोम शेप का क्रिएट हो जाता है, डोम शेप तरीके का हो जाता है, ठीक है। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है भाई? सर जब हम Yes, breathe sir. करते हैं तो डोम शेप का हो जाता है डायफ्राम। हाँ, डोम शेप का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये एक पैसिव प्रोसेस होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट है हमारा क्या, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सर ट्रांसपोर्टेशन लंग्स को कह सकते हैं कि मतलब कि एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव प्रोसेस। क्या कहा, एक्टिव फॉर्म में है क्या? सर लंग्स क्या है, एक्टिव फॉर्म। सॉरी, लंग्स एक्टिव फॉर्म में क्या? सर जब ब्रीथ इन करते हैं तो लंग्स एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, तो एक्टिव फॉर्म कह सकते हैं। मैं समझा नहीं, लंग्स को एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म से क्या मतलब है? एक्सचेंज प्रोसेस। गैस। एक्टिव प्रोसेस होता है ना, एक्टिव प्रोसेस की बात की तो ब्रीद इन का जो इनहेलेशन का जो प्रोसेस है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि उसमें एनर्जी लगती है, ठीक है। आपको प्रेशर लगाना पड़ता है अंदर एयर को सक करने के लिए, ठीक है। एक मिनट, सर एक बात बोले सर, हाँ हेलो, आवाज आ रही है भाई? यस सर। ठीक है, तो वो चीज क्लियर हो गई थी, एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। देखो भाई, तो ट्रांसपोर्टेशन में जो हमें पढ़ना है नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक होगा ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन में क्या चीजें, बेसिकली तीन चीजें आती हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में। एक तो होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं या हम सर्कुलेशन कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, ठीक है। तो जो पहली चीज है हमारी क्या है, जो हम कह सकते हैं मीडियम, ठीक है, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होना है, ठीक है, दैट इज सर्कुलेटरी
सर्कुलेटरी फ्लूइड, ठीक है, सर्कुलेटरी फ्लूइड। और इसमें क्या आएगा हमारा, ब्लड आ जाएगा, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ब्लड आ जाएगा। ब्लड और क्या है, लिम्फ। लिम्फ। गुड, वेरी गुड, ब्लड और लिम्फ। दूसरा क्या है, ऑर्गन, वो ऑर्गन्स जो फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू सर्कुलेशन होता है, ठीक है, तो वो क्या है हमारी, वेसल्स, ठीक है, वेसल्स, ठीक है। वेसल्स में क्या आ जाएंगी हमारी, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स में क्या क्या आएंगी, वेन्स, आर्टरीज, आर्टरीज और कैपिलरीज। और कैपिलरीज। गुड, कैपिलरीज, ठीक है। और लिम्फ वेसल्स साथ में, लिम्फ के लिए, लिम्फ के लिए क्या हो जाएंगी, लिम्फ वेसल्स, ठीक है, ये एक सेपरेट वेसल्स होती हैं। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट, दैट इज वो ऑर्गन जो ब्लड को फ्लो करवाता है, दैट इज हार्ट, ठीक है, हार्ट। हार्ट के पंपिंग ऑर्गन, ठीक है, जो ब्लड को पंप करता रहता है, ठीक है। तो इन 3 चीजों के बारे में हमको कल पढ़ना है, ठीक है। तो सर्कुलेशन पढ़ेंगे, सर्कुलेशन के बाद हमारा क्या आ जाएगा, एक्सक्रीशन आ जाएगा, ठीक है। सर्कुलेशन के बाद क्या हमारा, एक्सक्रीशन है, ठीक है। एक्सक्रीशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा सा ही टॉपिक है एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीशन कर लेंगे। और एक्सक्रीशन के बाद प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है, ठीक है। एक्सक्रीशन के बाद प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कैसे होता है, ठीक है, और एक्सक्रीशन कैसे होता है प्लांट्स में, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे बस। और उसके बाद हमारा इसी में एक में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन से रिलेटेड, ठीक है, डिफ्यूजन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं वो डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो वहां पे आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। आज की क्लास एंड कर रहे हैं, कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? सर आप इतना सीरियस है, क्यों पढ़ाते हैं, थोड़ा हंस के भी। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल हंस सकते हैं भाई, बिल्कुल हंस सकते हैं। और कोई डाउट, और कोई डाउट है भाई किसी को? क्लास एंड कर रहे हैं, पता है भाई, क्लास एंड कर दें? यस सर। चलिए ठीक है, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।